युगों से शापित मानव को बदल दिया वरदानों में। बुद्धं शरणं गच्छामि। सबसे पहले मैं आवाज़ इंडिया इस चैनल को तहे दिल से शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने आरक्षण क्यों इस ज्वलंत विषय पर आपके साथ रूबरू होने का मौका दिया। आरक्षण ये विषय जो है शाहू महाराज से महात्मा ज्योतिराव फुले से फिर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर तक और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के पश्चात आज 1920 में जो आरक्षण की स्थिति है यहाँ तक, इसका एक गहरा इतिहास रहा है। और इसलिए इस विषय पर आरक्षण क्यों, किस लिए और कब तक, ये विषय पर मुझे आपके साथ कुछ समय चर्चा करनी है। दोस्तों, सबसे पहले मैं परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और जिस संविधान के माध्यम से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें आरक्षण का हक दिलाया, उस संविधान को मैं अभिवादन करता हूँ। दोस्तों, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जी ये संविधान का निर्माण क्यों किया और इस संविधान के माध्यम से वो क्या चाहते थे, इसका जो आराखड़ा है उन्होंने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रीएम्बल है, जिसे हम प्रास्ताविक कहते हैं, प्रास्ताविका कहते हैं, उसमें है। तो उस प्रीएम्बल में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने कहा है कि समता, स्वातंत्र्य, बंधुता और न्याय, ये जो चार मूल्य है, ये चार मूल्य के प्रस्तावना करना, ये हमारे संविधान का उद्देश्य है। ये हमारे संविधान की उद्देश्य का है। तो पूरे संविधान का जो ढांचा है वो एक चार मूल्यों की प्रस्तावना के लिए है। और समता, स्वातंत्र्य, बंधुता, न्याय, इस मूल्य की अगर प्रस्तावना करनी है तो बाबा साहब ने रामबाण नहीं तो भीमबाण उपाय बताया, और वो उपाय का नाम है आरक्षण। तो रिजर्वेशन, ये बाबा साहब ने बताया कि ये तुमको प्रीएम्बल की जो मूल्य जो है, इसकी अगर प्रस्तावना करनी है तो जो वर्ग जो हजारों सालों से नौकरियों से, शिक्षा से, सामाजिक सुविधाओं से, हकों से वंचित रहा है, उस वर्ग को अगर ऊपर लाना है तो ये उन्हें सर्विस में, सेवाओं में, नौकरियों में उन्हें आरक्षण देना पड़ेगा। और उन्हें शिक्षा प्राप्त करने के लिए शिक्षा संस्थाओं में भी उन्हें आरक्षण देना पड़ेगा। ये बात आई। और फिर उसके बाद नौकरी के आरक्षण के लिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कलम 16(4) में प्रावधान किया, और उस प्रावधान के वजह से आरक्षण ये जो है ये केवल सुविधा नहीं रही, तो आरक्षण जो है वो इस देश के दलितों का, मागास वर्गीयों का एक हक बन चुका है। तो ये आरक्षण जो है वो किस लिए, ये सवाल आपके सामने रखा जाता है। तो मैंने जो इसके बात का उल्लेख जो किया था कि आरक्षण इसलिए है कि हमें इस देश में समता चाहिए, इक्वेलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। दर्जा जो है हमारा, एक इंसानियत का दर्जा हमें मिलना चाहिए। और जो अपॉर्चुनिटी, जो संधि है, वो चाहे नौकरियों की संधि हो या किसके पद पर बैठने की संधि हो या शिक्षा प्राप्त करने की संधि हो, तो ये स्टेटस, ये दर्जा और ये संधि, इसमें हमको समानता चाहिए, इसमें किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं हो, इस प्रकार की हमें समता चाहिए।
न्याय जो है, बाबा साहब कहते हैं कि सामाजिक, आर्थिक, राजकीय न्याय चाहिए, कि हमने लोगों को न्याय दिया है, वन मैन वन वोट वन वैल्यू। लेकिन सामाजिक जीवन में आज हमको सवर्णों के बराबरी का मौका नहीं है, तो इसलिए हम लोग समान न्याय की बात हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। तो ये समता प्रस्थापित करने के लिए, ये न्याय दिलाने के लिए, लोगों को सामाजिक, आर्थिक, राजकीय आज़ादी देने के लिए, और ये सब प्रकार का जो भेदभाव है, जात के आधार पे, धर्म के आधार पे, रंग के आधार पे, पंथ के आधार पे, भाषा के आधार पे, ये सारा दूर हो, जातिवाद दूर हो, और ये सब दूर करने के लिए फिर बाबा साहब ने हमें आरक्षण का हक दिया है। ये बात आप लोगों ने ध्यान में रखना चाहिए। आरक्षण किस लिए है? तो आरक्षण इसलिए है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो वैल्यू दी, ये वैल्यू की जब तक प्रस्तावना नहीं होती तब तक ये हमें आरक्षण मिलता रहेगा। तो इसलिए आरक्षण क्यों ये जो विषय है, तो शैक्षणिक और रोजगार में जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, जो भेदभाव हो रहा है जात के आधार पर, जो शैक्षणिक क्षेत्र में जो हमें एडमिशन्स है, वो केवल हम दलित है, गरीब है, इसलिए हमें शिक्षा से वंचित कर रखा जा रहा है। रोजगार में भी जो हम देखते हैं कि प्राइवेट सेक्टर में भी आज जो है रिजर्वेशन नहीं है, और जो सार्वजनिक सेक्टर है, जो सरकारी दफ्तर है या सरकारी ऑफिसेस है, वहाँ पर आज देखते हैं कि सभी तरफ में नौकरी में बैन लगा हुआ है। अभी कोरोना का वायरस आ गया तो सरकार ने घोषित कर दिया कि आने वाले 2 साल हम लोग सारे सर्विसेज पे बैन करते हैं। तो सर्विसेज पे अगर बैन करोगे तो ये जो लड़का जिन्हें आरक्षण मिलने वाला है, तो ये आरक्षण से वंचित हो जाएगा, घटना दत्त अधिकारों से वंचित हो जाएगा। तो आरक्षण, तो मागास वर्गीयों को शिक्षा में पार्टिसिपेशन होना चाहिए, शिक्षण में पार्टिसिपेशन होना चाहिए, उसको संधि मिलना चाहिए, उसको अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए, इसलिए आरक्षण है। और आरक्षण महत्वपूर्ण इसलिए है कि आरक्षण केवल नौकरी के लिए नहीं है, तो इस देश के समस्त जो पॉलिसी मेकिंग है या धोरण निर्धारण करना की प्रक्रिया जो है, ये धोरण निर्धारण करने के प्रक्रिया में हमारा सहभाग, शेयरिंग इन पॉलिसी मेकिंग, शेयरिंग इन डिसीजन मेकिंग, निर्णय प्रक्रिया में हम सब, हमारा सहभाग होना चाहिए देश के, इसलिए ही आरक्षण है। और इसलिए सामाजिक, शैक्षणिक जो बैकवर्डनेस जो समाज में बढ़ा हुआ है, इसलिए ये आरक्षण है। और जो वर्ग जो है शासन व्यवस्था में, जो अभी एकाधिकारशाही जो चल रही है, वो चाहे किसी पार्टी की हो या कोई जात की हो या किसी धर्म की हो, ये जो एकाधिकारशाही है, ये एकाधिकारशाही खत्म करके सब समान नागरिक को सत्ता में पार्टिसिपेशन मिलना चाहिए, इसलिए ये आरक्षण है। और आर्थिक और नैसर्गिक जो संसाधन जो है, इस संसाधन में हमारा भी हिस्सा है, हमारा भी शेयर है, इसलिए हमें आरक्षण की हम लोग बात करते हैं। और बाबा साहब ने कहा है कि ये रिजर्वेशन जो है सामाजिक, आर्थिक, लोकशाही के प्रस्तावना के लिए हम लोग रिजर्वेशन मांगते थे, सामाजिक न्याय के लिए हम रिजर्वेशन मांगते हैं, हम बंधुभाव स्थापना करने के लिए हम आरक्षण मांगते हैं। तो ये आरक्षण क्यों है, इसकी ये सारी पार्श्वभूमि जो है मैंने आपके सामने यहाँ पर विशद की है। दोस्तों, लोकशाही के 4 स्तंभ हैं। ये लोकशाही के 4 स्तंभ में देश की संसद, देश की न्याय व्यवस्था, देश की नौकरशाही, और उसके बाद में मीडिया और प्रेस। तो बाबा साहब कहते हैं कि हमें शासन करती जमात बननी है। तो शासन करती जमात बनना है, इसका मतलब क्या है? ये जो लोकशाही के जो 4 स्तंभ हैं, ये 4 स्तंभ में हम लोगों ने वो 4 स्तंभ को हासिल करना चाहिए, उसको हस्तगत करना चाहिए, उसको काबिज करना चाहिए। तो आप मुझे बताइए कि संसद के अंदर हमें आरक्षण है, हमारे शेड्यूल कास्ट के, शेड्यूल ट्राइब के खासदार लोग वहाँ पर चुन के आ रहे हैं, लेकिन कितना उनकी आवाज़ कितनी है पार्लियामेंट के अंदर? क्या कोई देश का जब बजट रखा जाता है तो कौन से शेड्यूल कास्ट, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का हो, क्या उन्हें बोलने का मौका दिया जाता है? कोई भी बिल वहाँ पर जो आता है पार्लियामेंट के अंदर,
कितने शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के खासदार जो है उस बिल पे बोलने के लिए, चाहे वो भारतीय जनता पक्ष हो या चाहे कांग्रेस हो या चारे लोग हैं, वो कहाँ कौन से शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के खासदारों को इस बात का मौका देते कि इस बिल पे आपने बोलना चाहिए, तो उनकी बात रखी जाती है। तो वो जो SC ST के प्रतिनिधि करके आज वो पार्लियामेंट में काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो किसी पॉलिटिकल पार्टी के प्रतिनिधि करके वहाँ पार्लियामेंट में काम कर रहे हैं। यानी रिजर्वेशन है, लेकिन उनका प्रतिनिधित्व जो है वो पार्लियामेंट में आज हमको नहीं दिखता। तो वो रिजर्वेशन को कोई मतलब नहीं, इसलिए पॉलिटिकल रिजर्वेशन का कोई मतलब नहीं रहा। दूसरा, न्याय व्यवस्था, जुडिशियरी। अब देश का सर्वोच्च न्यायालय हो चाहे हाई कोर्ट हो, वो यहाँ पर रिजर्वेशन नहीं है। बाबा साहब ने भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन करते हुए जुडिशरी को थोड़ा सा अलग दर्जा देने के लिए और उसको एटोनॉमी देने के लिए यहाँ पर रिजर्वेशन नहीं दिया। और इसलिए आज हम लोग देखते हैं कि देश के हाई कोर्ट के अंदर कुछ उंगलियों पे गिनोगे उतने हाई कोर्ट जज शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के आपको दिखेंगे। और कई सालों के बाद आज हम देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में एक शेड्यूल कास्ट का जज है। तो इतने सारे संख्या में जुडिशरी जो न्याय लोगों को देती है, जो अन्याय हुआ वो लोगों को न्याय देने का काम, कानून का इंटरप्रिटेशन करने का काम जुडिशरी का है। तो ये सारी जुडिशरी में देयर इज नो रिजर्वेशन, और रिजर्वेशन नहीं है, और फिर रिजर्वेशन नहीं होने से वहाँ पर तुम्हारे जजेस जो है, तुम्हारे हाई कोर्ट जजेस है, सुप्रीम कोर्ट जजेस तुम्हारे यहाँ नहीं है। न्याय व्यवस्था में रिजर्वेशन है ही नहीं। तीसरा है नौकरशाही, इसमें आरक्षण है। क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 में रिजर्वेशन है, लेकिन रिजर्वेशन कहाँ भरा जाता है? क्लास 4 में रिजर्वेशन भरा जाता है, क्लास 3 में रिजर्वेशन भरा जाता है, क्लास 2 में थोड़ा बहुत रिजर्वेशन, क्लास 1 की सारी जो पोस्ट देखिए आप, इस सारे पोस्ट के अंदर आज बहुत बड़े पैमाने पे बैकलॉग है। आप देखिए पूरे जो कैबिनेट सेक्रेटरी है सेंट्रल गवर्नमेंट के, वो कैबिनेट सेक्रेटरी में आप गिन के बता दीजिए वो कैबिनेट सेक्रेटरी में कितने शेड्यूल कास्ट के कैबिनेट सेक्रेटरी है। मैं दावे से कहता हूं कि एक भी शेड्यूल कास्ट का सेक्रेटरी नहीं है, एक भी शेड्यूल ट्राइब का सेक्रेटरी नहीं है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट में कैबिनेट के जो स्तर पे जो धोरण निर्णय लेने वाले जो कैबिनेट सेक्रेटरी होते हैं, वहाँ पर तुम्हारा ये रिप्रेजेंटेशन है। और कलम 16(4) में ये लिखा हुआ है कि एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन देना चाहिए। एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या होता है? पुरेशा प्रमाणामध्ये प्रतिनिधित्व द्या। तो एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन जो है, जितनी वो अगर हम उनकी लोक संख्या के आधार पे, अगर आज शेड्यूल कास्ट की लोक संख्या पूरे देश में अगर 15% है, तो कैबिनेट सेक्रेटरी भी तो हमारे 15% होने चाहिए। राज्य के जो मंत्रालय हैं उसके अंदर सेक्रेटरी भी तो तुम्हारे 15% होना चाहिए। जितने भी तुम्हारे कलेक्टर है वो भी तो तुम्हारे 15% होना चाहिए। तो वो है क्या? तो भी तुमको साइड पोस्टिंग दी जाती, वो वहाँ पर तुमको तुम्हारा यानी इसका मतलब धोरण और निर्णय प्रक्रिया से बाहर हट के कहीं तो भी पोस्टिंग तुम्हें दी जाती है। और मीडिया और प्रेस तो आज हम देखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, टेलीविज़न देख लीजिए आप, टेलीविज़न के जितने पूरे चैनल आप देख लीजिए, कहाँ रिप्रेजेंटेशन है? कहाँ तुम्हारे चेहरे दिख रहे हैं वहाँ पर टेलीविज़न के ऊपर? तो तुम्हारे कुछ 2-4 मीडिया होंगे जो प्राइवेट चैनल, उसके अंदर जो लोग काम करते हैं वही लोग हैं। लेकिन जो नेशनल चैनल है, वो नेशनल चैनल में आज तुम्हें बताइए, कोई मेश्राम दिखता है, कोई रामटेके दिखता है, कोई मसराम दिखता है? कौन दिख रहा है यहाँ पर? चाहे वो तुम्हारा न्यूज़ सेक्टर हो, चाहे तुम्हारा इंटरटेनमेंट सेक्टर हो, या तुम्हारा फिल्म सेक्टर हो, इस सेक्टर में आप देख लीजिए। तो इसका मतलब है कि मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया में आज तुम्हारा रिप्रेजेंटेशन नहीं है, क्योंकि वहाँ पर रिजर्वेशन नहीं। तो ये जो 4 स्तंभ हम जो लोकशाही के कहते हैं, इसके अंदर आज रिजर्वेशन नाम की कोई चीज़ नहीं है। तो फिर ये शासन करती जमात बनेगी कैसे? ये सवाल आज हमारे सामने है। तो ये रिजर्वेशन का मतलब क्या? सिर्फ क्लर्क बनाना है, या ये 4 स्तंभ के अंदर तुम्हें शेयरिंग देना है, या तुम्हें पार्टिसिपेशन देना है? इस बात का आपको विचार करना चाहिए। लोग ये कहते हैं कि तुमको आरक्षण देंगे। जब 1950 में आरक्षण देना शुरू किया कॉन्स्टिट्यूशन से, आज 2020 है, यानी तुमको 70 साल हो रहे हम लोग आरक्षण दे रहे, अब और कितने साल तुमको देना? ऐसे सवाल खड़ा करते, आरक्षण कब तक? तो मेरा उन सब लोगों को ये सवाल है कि
आज भी क्लास 1 क्लास 2 का एक बड़े पैमाने पे अनुशेष पूरे देश में है। आपने पूरी जगह अभी तक भरे नहीं। 60% से ज़्यादा बैकलॉग क्लास 1 क्लास 2 में हैं। तो ये आपने अनुशेष ही नहीं भरा। इसका मतलब है कि आरक्षण धोरण की आप लोगों ने इम्प्लीमेंटेशन ही अगर नहीं किया तो ये 70 साल अगर हो गए तो उसको मतलब क्या है। और दूसरी बात है, आरक्षण इसलिए नहीं भरा गया कि जो भी कोई कानून तोड़ता है, आरक्षण क्या है, एक कानून से मिला हुआ है, वो हक है हमारा वाला। तो जो भी कानून तोड़ता है तो उससे हम लोग क्या करते हैं, उन्हें सजा देते हैं। जैसा कि इनकम टैक्स किसी ने नहीं भरा तो इनकम टैक्स एक्ट में क्या होता है, हम उन नहीं उसको नहीं भरा तो उसको हम लोग जेल में डाल देते हैं। सेल टैक्स नहीं भरा तो जेल में डाल देते हैं। तो रिजर्वेशन जो लोग इम्प्लीमेंट नहीं करते या जो रिजर्वेशन नहीं भरते, उस ऑफिसर को हम लोग जेल में डालते हैं क्या? उसके खिलाफ में हम लोग क्रिमिनल एक्शन लेते क्या? उसके खिलाफ में हम फौजदारी के एक्शन लेते क्या? नहीं लेते। इसीलिए संविधान के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशनल हमको अधिकार मिले, उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन नहीं करता, उस पर कोई एक्शन नहीं होती। इसलिए रिजर्वेशन इस देश में भरा नहीं जा रहा। और सर्वोच्च न्यायालय के जो अलग अलग निर्णय हुए हैं आरक्षण के अमल बजावनी के खिलाफ में, ये सारी बात हम लोग जब देखते हैं तो इसका मतलब है कि ये 50 साल तक ये जो कह रहे हैं कि 70 साल से हम लोग आरक्षण दे रहे हैं, ये थोतांड है। मैं हर जगह ये कहता हूँ कि 1950 में हमारे जो लड़के हैं वो पढ़ने लग गए, तो जिसे वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स मिला पढ़ने का, तो मैं वही से बात शुरू करूँगा। तो आप देखिए कि 1950 में जो लड़का पहली में गया होगा तो 25 साल के बाद ग्रेजुएट हो गया है। तो 1950 से लेके 1975 तक तो लड़का तो दलित शेड्यूल ट्राइब का ग्रेजुएट ही नहीं था। तो क्लास 1 क्लास 2 ऑफिसर के पद के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट मांगते हैं। तो आप लोग 50 से 75 तक तो तुम्हारे समाज में ग्रेजुएट ही नहीं थे, तो क्लास 1 क्लास 2 ऑफिसर के लिए लोग अवेलेबल ही नहीं थे। यानी 25 साल जो है वो केवल क्वालिफाई करने में, लोगों को ग्रेजुएट बनाने में तुम्हारे गए। और आप कहते हैं कि तुमको हम लोग 70 साल से आरक्षण दे रहे हैं। अरे 25 साल में तो क्या हुआ? उसके बाद में 1975 से 85 तक फिर कई लोग अलग अलग स्पेशलाइजेशन में लोग गए। तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि 1950 से लेकर 1975 तक सिलेक्शन कमेटियाँ हैं, यहाँ जो भी हमारी रिक्रूटमेंट बोर्ड है, उनके सारे रिपोर्ट आप लोग देख लीजिए। आपको ये दिखेगा कि सिर्फ क्लास 3 और क्लास 4 का बैकलॉग भरा गया, लेकिन यहाँ पर ग्रेजुएट ही नहीं, पोस्ट ग्रेजुएट नहीं है। तो 1950 से लेकर 1975 तक कहा गया कि कैंडिडेट्स आर नॉट अवेलेबल। फिर 75 से लेके लोग कैंडिडेट अवेलेबल होने लगे 85 तक, 10 साल तक। तो बोले फिर इंटरव्यू के सिलेक्शन कमेटी के रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि कैंडिडेट इज अवेलेबल बट नॉट सूटेबल। जब अवेलेबल नहीं था तो बोले अवेलेबल नहीं है, और जब अवेलेबल हो गया तो बोलते सूटेबल नहीं है। और जब वो सूटेबल हो गया, अच्छा अंग्रेजी बोलने लगा, सूट पहनने लगा, टाई पहनने लगा, तो बाद में सिलेक्शन कमेटी की आप रिपोर्ट देख लीजिए 1985 से लेकर 1995 तक कि कैंडिडेट इज अवेलेबल, कैंडिडेट इज सुटेबल, बट कैंडिडेट इज नॉट कैपेबल फॉर दिस पोस्ट। यानी जब अवेलेबल नहीं था तो कहते थे अवेलेबल नहीं है, जब अवेलेबल हो गया तो बोले सूटेबल नहीं है, जब सूटेबल हो गया तो बोले कैपेबल नहीं है। और आज मेरा कहना है कि मैं यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार के पद पर बहुत सारे सिलेक्शन कमेटी में मैं गया, तो लोगों की मानसिकता देखा मैंने कि जब अच्छा इंटरव्यू शेड्यूल ट्राइब के लड़कों का हुआ, लेकिन जब उसे लेने का नहीं रहा तो वो सोचते कि क्या लिखना, नॉट अवेलेबल नहीं लिख सकते, अवेलेबल, सूटेबल, कैपेबल। बट क्या, मैंने कहा अभी बट एक ही है कि अवेलेबल, सूटेबल, कैपेबल, बट अनटचेबल। अब वो अनटचेबल है इसलिए उसे नहीं लेना, इसके सिवा कोई दूसरा रास्ता उनके पास नहीं है। लिख दो ना भाई अनटचेबल है इसलिए हम लोग नहीं ले रहे, अब उसके सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तो ये 1950 से लेके आज तक ये सिस्टम के अंदर ऐसे ही हुआ कि 25 साल तक तो लोग अवेलेबल ही नहीं थे, और सूटेबल बने तो लगे सूटेबल नहीं है, कहने लगे अभी ये कैपेबल नहीं है, कहने लगे कि हम लोग। ये सारे सिस्टम के अंदर उनकी नीयत में खोट होने से आरक्षण नहीं भरा गया। इसलिए हम लोग, आप जो कहते हैं कि 70 साल आरक्षण दिए अभी ये बंद करो, तो आपने आरक्षण नीयत के साथ, नीति के साथ हमें दिया नहीं,
तो इसे बंद करने का सवाल नहीं खड़ा होता। दूसरी बात कि 1988 के बाद हम लोग देख रहे हैं कि रिजर्वेशन के बारे में सर्वोच्च न्यायालय ने देखो ना कितने निर्णय लिया है रिजर्वेशन के खिलाफ। चक्रधर पासवान के केस में 1988 में कहा कि सिंगल पोस्ट को रिजर्वेशन नहीं रहेगा, यानी जो एक पद रहेगा, जैसा महाराष्ट्र सरकार में डायरेक्टर का एक पद है, वाइस चांसलर का एक पद है, रजिस्ट्रार का एक पद है, तो सिंगल पद जो है जिसको बाबा साहब कहते हैं कि ये मारे चीज आगा मुख्य चीज आगा, तो बोले सिंगल पद में रिजर्वेशन नहीं रहेगा। जो पहले आड़ी पाड़ी से रहता था, यानी पहले अल्टरनेट रहता था, पहले रिजर्वेशन फिर नॉन रिजर्वेशन, उसमें का रिजर्वेशन सुप्रीम कोर्ट ने निकाल दिया। यानी जो सर्वोच्च पद है उसमें कैसे भी SC/ST के लोग नहीं बैठे, सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया। 1992 में दूसरा एक निर्णय आया इंदिरा साहनी वर्सेस भारत सरकार में कि 50% के ऊपर रिजर्वेशन नहीं। अरे जिस देश में SC/ST, OBC, VJNT इनकी संख्या अगर 85% है और आप लोग कहते हैं कि 50% के हम आरक्षण नहीं देंगे, और उसके बाद सीलिंग लग गया, देयर इज नो रिजर्वेशन बियॉन्ड 50%। फिर 1995 में सबरवाल वर्सेस पंजाब की जो वर्तमान वैकेंसी बेस्ड रोस्टर है उसे रद्द करके पोस्ट बेस्ड रोस्टर लागू करो। यानी जब तक पूरा वैकेंसी बेस्ड रोस्टर पूरे देश में बनता था, केंद्र सरकार का, राज्य सरकार का, उसको कैंसिल करवा दिया, पोस्ट बेस्ड रोस्टर लाया तो लाया, लेकिन नया रोस्टर बनने के लिए हमारे यहाँ लोगों ने 5-5, 10-10 साल लगा दिए। नया रोस्टर कैसे बनाना चाहिए क्या नहीं, लोगों को मालूम ही नहीं। और जब तक रोस्टर नहीं बना तब तक पोस्ट को रिजर्वेशन नहीं मिला, और फिर 5 से 10 साल तक ये वैकेंसी बेस्ड रोस्टर को पोस्ट बेस्ड रोस्टर में कन्वर्शन में लगा के फिर रिजर्वेशन नहीं भरा गया। भारत सरकार वर्सेस वीरपाल सिंह में सीनियरिटी जो है वो अपॉइंटमेंट के डेट से हम लोग नहीं देंगे। इस तरह से अलग अलग प्रकार के जो निर्णय हैं सुप्रीम कोर्ट ने दिए। और विनोद कुमार विरुद्ध केंद्र सरकार में पदोन्नति और निवड प्रक्रिया में जो शिथिलता मिलती थी, रिलैक्सेशन मिलता था, उसे निकाल देने का ऑर्डर किया। वो कहा कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। और उसके बाद प्रीति श्रीवास्तव विरुद्ध मध्य प्रदेश में इंजीनियरिंग और मेडिकल जो हायर एजुकेशन है इसमें आरक्षण देना ये राष्ट्र हित के खिलाफ में है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट अपने जजमेंट में लिखता है। और सुपर स्पेशलाइज जो पोस्ट होंगी इसमें रिजर्वेशन नहीं देना, ऐसा जजमेंट वहाँ पर प्रीति श्रीवास्तव वर्सेस मध्य प्रदेश केस में सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। अगर मेडिकल कॉलेज में कोई मेडिसिन, आर्थोपैड या तुम्हारा सर्जरी की अगर कोई प्रोफेसर की पोस्ट है, वो तो स्पेशलाइज है, तो इसलिए रिजर्वेशन यहाँ पर नहीं देना। इस तरह से जजमेंट यहाँ पर हुई। और शिक्षा के बारे में उन्नीकरण वर्सेस आंध्र प्रदेश, TM पै वर्सेस कर्नाटका, इनामदार वर्सेस महाराष्ट्र में, इसमें तो प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में जो रिजर्वेशन है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ऐसा निर्णय जो है वो सर्वोच्च न्यायालय ने यहाँ पर दिया। और इससे हम लोग आज देख रहे हैं कि सर्वोच्च न्यायालय के जो भी निर्णय हुए हैं, ये रिजर्वेशन जो हमें मिलता था वो रिजर्वेशन को में बाधा तैयार करने के लिए एक प्रकार का काम इस सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय ने लिया। और तभी आवश्यकता थी कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों का रिव्यू लेके क्या इसमें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हम लोग कर सकते। तो 2 जजमेंट के ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुई और उसमें दूसरे कोई OM निकले। तो सवाल ऐसा है कि ये सारे परिस्थिति के अंदर आज शिक्षा के सारे दरवाजे खुल गए। आज तुम्हारे सामने जब लड़के पढ़ने लिख गए, आज लड़के पोस्ट ग्रेजुएट हो रहे हैं, अलग अलग कोर्सेज में एडमिशन ले रहे हैं, प्रोफेशनल कोर्सेज में लड़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, कष्ट कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उच्च शिक्षा में और तुम्हारे स्पेशलाइज्ड कोर्सेज में, प्रोफेशनल एजुकेशन में, इंजीनियरिंग में, फार्मेसी में, मेडिकल में कैसे मागास वर्ग के लड़के नहीं आना चाहिए, इसकी बहुत बड़ी साजिश जो है वो चल रही है। पहले तो शिक्षा पे मनु का नियंत्रण था और आज मनी का नियंत्रण है। पहले कास्ट बेस्ड एजुकेशन था, अभी कॉस्ट बेस्ड एजुकेशन है। यानी मरना जो है उसमें मागास वर्गीय को है। इसलिए एक शायर जो कहता है कि आंधियाँ गम की आएंगी तो सवर जाऊंगा, अरे मैं दरिया हूँ समंदर में समा जाऊंगा, अरे मुझे सूली पे चढ़ाने की ज़रूरत क्या है, मेरे हाथ से कलम छीन लो मैं मर जाऊंगा। तो हाथ से कलम छीनने का
ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है इस देश में यहाँ पर चल रहा है। तो दूसरी बात है रिजर्वेशन की, जब बात चल रही है, आप प्रमोशन में जो रिजर्वेशन है वो निकालने के बारे में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया हुआ है। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 16(4) में अपॉइंटमेंट शब्द का इस्तेमाल किया है। तो अपॉइंटमेंट जो है, अपॉइंटमेंट बाय डायरेक्ट रिक्रूटमेंट या अपॉइंटमेंट बाय प्रमोशन, दो ही तो रास्ते हैं। तो जब अपॉइंटमेंट, जब ये वर्ड दिया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, तो इसका मतलब ऐसा है कि तुम्हें प्रमोशन के भी एवेन्यू ओपन करने चाहिए। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने आज, अब उस वक्त कॉन्स्टिट्यूशन बनाने लिखने वालों को शायद ये मालूम नहीं था कि सर्वोच्च न्यायालय जो है वो तुम्हारे 16(4) में अपॉइंटमेंट ए वर्ड का इस तरह से उसका इंटरप्रिटेशन करेगा है। तो उन्होंने लिख दिया रहता अपॉइंटमेंट इन ब्रैकेट में डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन। अरे अपॉइंटमेंट का मतलब होता है कि अपॉइंटमेंट दो रास्ते से होती है, अपॉइंटमेंट डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से होती है, अपॉइंटमेंट प्रमोशन से होती है। तो फिर तुम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का रास्ता रोक रहे हो, रास्ता खुला रख रहे हो और प्रमोशन में रिजर्वेशन नहीं दे रहे। आज महाराष्ट्र गवर्नमेंट जो फुले अंबेडकर शाहू के विचारों पे चल रही है, ये बताने में मुझे बहुत खेद हो रहा है कि आज भी यहाँ पर पदोन्नति में जो मिलने वाला हमारा आरक्षण है उसको रोका गया है। गवर्नमेंट ने एक जीआर निकाला कि सिर्फ ओपन कैटेगरी के लोगों को ही हम लोगों ने प्रमोशन देना है। जब तक सुप्रीम कोर्ट का निर्णय नहीं होता तब तक हम लोग रिजर्वेशन में, हम लोग पदोन्नति में आरक्षण नहीं देंगे। एमपी ने और कई सरकार ने वो रिजर्वेशन प्रमोशन में देना शुरू कर दिया, लेकिन हमारे सरकार ने आज तक ये रिजर्वेशन यहाँ पर नहीं दिया। तो आरक्षण के जो निकष जो है, लोग ये कहते हैं कि भाई उसको क्रिमिनल रखना चाहिए। वो आरक्षण जो है वो आर्थिक आधार पे देना चाहिए, जात के आधार पे नहीं देना चाहिए। जो अभी शेड्यूल ट्राइब को जो रिजर्वेशन मिलता है वो जात के आधार पे मिलता है। तो वो जात के आधार पर न देते हुए वो इकोनॉमिकल कंडीशन के आधार पे दिया जाए, या वो उसमें क्रिमिनल लगाया जाए। अगर इतने उसकी अगर ये होगा वार्षिक उत्पन्न, तो उसके ऊपर उनको रिजर्वेशन नहीं देना चाहिए। तो मेरा ये सवाल है कि भाई अभी तक जो है लोगों को, जो तुम लोगों ने शास्त्र और शस्त्र पढ़ने के जो अधिकार जो लोगों को दिए, शास्त्र पढ़ना और शस्त्र चलाना, ये जो अधिकार जो आप लोगों ने दिए, वो क्या आर्थिक निकष के आधार पे दिए थे या वो जात के आधार पे दिए थे? लोगों को शास्त्र पढ़ने के अधिकार और शस्त्र चलाने के अधिकार अगर तुमने जात के आधार पे, अगर तुम्हारी व्यवस्था ने दिया है, तो फिर जात के आधार पे आरक्षण क्यों नहीं? तो ये हम लोग जात के आधार पे नहीं मांग रहे, तुम्हारे मनुस्मृति ने ही जात के आधार पे लोगों को विभाजित कर दिया। जात के आधार पे अगर तुम ये जात के हो तो तुम शास्त्र सीखोगे, ये जात के होंगे तो शस्त्र सीखोगे, शस्त्र चलाओगे, ये होंगे तो आप व्यापार करोगे, ये होंगे तो आप सेवा करोगे। हमने नहीं जात का विभाजन किया, जात का विभाजन आपने किया। इसलिए जात के आधार पे शिक्षा, जात के आधार पे काम, जात के आधार पे नौकरी, ये सब आपने दिया हुआ है, हमने नहीं मांगा। तो जात के आधार, जात यही अगर आपका आधार था तो फिर आज आर्थिक आधार की आप बात कैसे कर सकते हैं? इसलिए जिस आधार पे आपने डिस्क्रिमिनेशन किया या जिस आधार पे आप लोगों ने लोगों को राष्ट्रीय प्रवाह से अलग अलग रखा, उन लोगों को आज आप एक कहोगे कि इकोनॉमिकल क्राइटेरिया से आप लोगों ने लेना चाहिए, तो ये बात बहुत गलत है। दूसरी बात, लोग कहते हैं कि क्रीमी लगाइए। क्रीमी का मतलब ऐसा है कि भाई जैसे ओबीसी को लगती है कि तुम्हारी इतनी अगर वार्षिक उत्पन्न अगर होगा तो भी उन्हीं को रिजर्वेशन आप लोग दिया देंगे, या दूसरे को हम लोग रिजर्वेशन, यानी गरीब को रिजर्वेशन देंगे, और जो तुम्हारे वो गरीबी रेखा से ऊपर आए हैं, वो जो इनकम लिमिट क्रॉस कर दिया, उनको हम लोग रिजर्वेशन नहीं दे रहे। हमारा कहना है कि भाई ये कोई गरीबी हटाओ का प्रोग्राम नहीं है कि इतना उत्पन्न होगा तो उसको हम लोग रिजर्वेशन देंगे। ये गरीबी हटाओ का कार्यक्रम नहीं है, ये है प्रतिनिधित्व देने का कार्यक्रम। ये तुम्हारा पार्टिसिपेशन है निर्णय प्रक्रिया में और धोरण प्रक्रिया में और डिसीजन प्रोसेस में। ये हमको पार्टिसिपेशन दे रहे हैं, आप लोग प्रतिनिधित्व दे रहे हैं। इसलिए जब तुम हमको प्रतिनिधित्व दे रहे हैं तो उसमें इनकम लिमिट का कोई सवाल ही नहीं आता। कोई भी जो आदमी है जो कैपेबल होगा वो आदमी वहाँ पर आएगा, आप प्रतिनिधित्व तो दीजिए ना। मेरा कहना है कि क्रिमिनल की बात बाद में, ये गरीबी हटाओ का कार्यक्रम नहीं, ये प्रतिनिधित्व देने की बात है। तो इसलिए यहाँ क्रिमिनल का तत्व लागू नहीं होता। दूसरी बात, आज भी क्लास 1 क्लास 2 के पोस्ट में
आज भी 50% के ऊपर बैकलॉग भरा नहीं। अरे जब क्रीमिलेयर की कंडीशन नहीं है उस वक्त भी तुम लोगों ने बैकलॉग नहीं भरा हुआ है तो क्रीमिलेयर का क्या मतलब है? हमारा कहना है कि पहले तुम 100% बैकलॉग भरो। तुम 13% हमारे कैबिनेट सेक्रेटरी कर दो, 13% मंत्रालय में सेक्रेटरी कर दो, 13% कलेक्टर कर दो, 13% कमिश्नर कर दो। जो जो भी अच्छी अच्छी जगह है यहाँ 13% जो है हमको शेड्यूल कास्ट को दो, शेड्यूल ट्राइब को उनको रिजर्वेशन दो, और पूरा अगर भर जाएगा उसके बाद हम लोग सोचेंगे कि क्रिमिनल लगाना कि नहीं लगाना। पहले आप बैकलॉग तो भरो, पहले लोगों को पार्टिसिपेट तो करो इसके अंदर। अब जब 100% आप जब लगाएंगे तब क्रिमिनल देना या लगाना या नहीं लगाना उसकी बात हम लोग तय करेंगे। आज तो तुमने अनुशेष पूरा भरा ही नहीं तो आपको ये हक नहीं होता कि क्रिमिनल की बात करने की। दूसरा एक महत्वपूर्ण मुद्दा अभी सामने आ रहा है कि प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन देना या नहीं देना। मैं और डॉक्टर सुखदेव थोड़ा सर ने भी ये बहुत अच्छे ढंग से लोगों के सामने रखा कि ये टोटल जो एम्प्लॉयमेंट है, ये टोटल एम्प्लॉयमेंट में गवर्नमेंट सेक्टर पे जो है वो सिर्फ 22% एम्प्लॉयमेंट है गवर्नमेंट सेक्टर में, और जो प्राइवेट सेक्टर है उसमें 78% एम्प्लॉयमेंट है, 78%। एंड सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट कहाँ पर है? तो प्राइवेट सेक्टर में। आज जितनी भी मिहान की कंपनियां, मिहान में जो कंपनियां आई, नेशनल इंटरनेशनल कंपनी, या जहाँ जहाँ भी मिहान जैसी कंपनियां पूरे देश में बनी हुई है, ये सारे प्राइवेट कंपनियों में रिजर्वेशन नहीं है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट सबसे ज़्यादा है। 78% जगह एम्प्लॉयमेंट जो है प्राइवेट सेक्टर में, यानी 22% जो एम्प्लॉयमेंट है वहाँ रिजर्वेशन है। तो 22% में 50% रिजर्वेशन है। कितना परसेंट मिलता है रिजर्वेशन तुमको? टोटल एम्प्लॉयमेंट में 11% मिलता है। तो 11% में भी कहीं बैन है, कहीं कुछ है, तो वो रिजर्वेशन 11% से हट के 5% पे आ गया, कुछ 3.5% पे आ गया। जो 85% वर्ग है उसे सिर्फ 5% जगह मिल रही है, और जो 85% वर्ग है, जो 5% वर्ग, 3.5% वर्ग है, वो यहाँ पर आज भी 90% के एम्प्लॉयमेंट पे बैठा हुआ है। इसलिए हम लोग कह रहे हैं कि वो बात उस वक्त बाबा साहब अम्बेडकर या जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया होगा, उन्होंने वो बात नहीं सोचा होगा कि आने वाले सरकार को भी ये बात सोचनी पड़ेगी। इसलिए उन्होंने उस वक्त प्राइवेट सेक्टर जो है, उन्हें ऐसा लगा कि शायद जितने भी कारखाने और बड़े उद्योग जो है वो शायद नेशनलाइज रहेंगे, सरकार ही चलाएंगी। इसलिए उन्होंने उस उद्योग में जब रिजर्वेशन रहेगा, इसलिए उन्होंने कहा कि भाई सार्वजनिक क्षेत्र में हम लोग रिजर्वेशन। उन्होंने ये नहीं, ये उनके दिमाग में उस वक्त नहीं था कि इस तरह से प्राइवेटाइजेशन इस देश में होगा और ये एम्प्लॉयमेंट जो है वो सबसे ज़्यादा प्राइवेट सेक्टर में जाएगा। अदरवाइज कॉन्स्टिट्यूशन में भी शायद उन्होंने उस वक्त प्रोविजन की होती। तो आज एक आधार ले रहे कि भी कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन नहीं है इसलिए प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन नहीं देंगे। हमारा कहना है कि लोगों को आप लोग अगर एम्प्लॉयमेंट देना चाहते हो, लोगों को आप लोग प्रतिनिधित्व देना चाहते हो, तो आज खाजगी क्षेत्र में भी जो है वो तुम्हें रिजर्वेशन देना पड़ेगा। तब कई जो अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो ये देश का दूर हो सकता है। तो ये सारे आरक्षण के परिप्रेक्ष्य में जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिसमें मैंने आपकी राय दी, और ये आरक्षण को दूर करने के लिए मेरे सुझाव मैं आपके सामने रखते मेरे शब्दों को मैं यहाँ विराम देना चाहूँगा। तो मेरे सुझाव है कि जो आरक्षण की धोरण की नीति को ध्यान में रखते हुए जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट हुए या सरकारी यंत्रणा जो काम कर रही है, तो अगर तुमको सही मायने में अगर रिजर्वेशन देना है तो मेरे जो सुझाव है कि मागास वर्गीयों का बैकलॉग भरने के लिए एक कालबद्ध ये प्रोग्राम जो है कार्यक्रम और उसकी योजना बनानी चाहिए। हम केवल एडवर्टाइजमेंट दे के काम नहीं चलेगा। तो एक कार्यक्रम बनाओ कि ये 6 महीने में पूरे राज्य का या पूरे देश का जो अनुशेष है मागास वर्गीयों का वो भरा जाए, ऐसी योजना आप लोगों ने बनानी चाहिए। और उस समय में, उस कालावधि में आप लोगों ने पूरे क्लास 1, क्लास 2 और सारे कैटेगरी का और सारे संवर्गों का बैकलॉग भरना चाहिए। ये मुहिम तुम लोगों ने, स्पेशल मुहिम तुम लोगों ने इम्प्लीमेंट करना चाहिए, ये मेरा सुझाव है। दूसरा मेरा सुझाव है कि मागास वर्गीयों का बैकलॉग न भरने वाले के खिलाफ, आरक्षण धोरण का इम्प्लीमेंट न करने वालों के खिलाफ में फौजदारी कार्रवाई, क्रिमिनल एक्शन लेने की प्रोविज़न जो है वो तुमने करना चाहिए, वो एक्ट में उसकी प्रोविज़न करना चाहिए, ताकि जो लोगों के ऊपर आज आरक्षण भरने की जिम्मेवारी है वो जिम्मेवारी से काम करेंगे और जिम्मेवारी से काम करके वो ईमानदारी से रिजर्वेशन भरेगी। तीसरा मेरा जो सुझाव है कि जो सर्वोच्च न्यायालय ने रिजर्वेशन के बारे में जो अलग अलग प्रकार के निर्णय दिए हैं और उसमें रिजर्वेशन प्रक्रिया में जिस तरह से एब्स्ट्रैगल जो तैयार हो गए हैं, जो हर्डल जो तैयार हो गए हैं,
तो हम सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का मान रखते हैं, लेकिन ये मान रखते हुए भी अगर हमें ऐसा लगता है कि भाई ये सरकार के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय की वजह से हम लोग को जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो लोगों को जो एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन है हम लोग नहीं दे पा रहे, तो हम लोग को सारे निर्णयों का एक राष्ट्रीय स्तर पे उसका रिव्यू होना चाहिए और रिव्यू लेके एक प्रकार की समिति उसकी गठित करना चाहिए और जहाँ जहाँ भी लगे वहाँ वहाँ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करने की बात हो या कुछ अलग अल्टरनेट रेमेडी हो तो उसका भी विचार सरकार ने करना चाहिए। चौथा मेरा सुझाव है कि आरक्षण विरोधी जितने भी निर्णय हैं वहाँ पर जो है उसमें जहाँ जहाँ भी हो जो संशोधन करने की मैं बात कर रहा हूँ, उसके साथ साथ में भी पूरे केंद्र सरकार ने अब आप लोगों ने अलग अलग एक्ट बनाए, इनकम टैक्स एक्ट बनाए, सेल टैक्स एक्ट बनाए, अलग अलग सभी छोटी छोटी बातों के लिए कानून बनाए, लेकिन जो रिजर्वेशन नाम जो कॉन्स्टिट्यूशन में हम लोग 16(4) में रिजर्वेशन देते हैं, क्या उसका एक्ट अभी तक केंद्र पातळी पे बना नहीं है? तो बड़े शर्म की बात है। जब 1950 से लेके 2020 तक रिजर्वेशन हम लोग दे रहे हैं, लेकिन उसका कानून नहीं है। एक गवर्नमेंट अपना कोई जीआर निकाल देती है, गवर्नमेंट रिजोल्यूशन, एक सेंट्रल गवर्नमेंट ओएम निकाल देती है, उसके आधार पे रिजर्वेशन चलता है और वो जीआर को कभी भी चैलेंज करते कोर्ट के अंदर उस पर स्टे आ जाता है। तो इसलिए उसका एक रिजर्वेशन एक्ट बनाया जाए। ये रिजर्वेशन एक्ट बना के इस तरह से रिजर्वेशन एक्ट बनाए कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट को पूरा रिजर्वेशन एक्ट के तहत में सारे लोगों को रिजर्वेशन देना चाहिए, ताकि वो रिजर्वेशन एक्ट पे कोई चैलेंज ना करे। और ये रिजर्वेशन एक्ट हर स्टेट ने बनाना चाहिए, सब स्टेट ने, और हर स्टेट में रिजर्वेशन एक्ट बनेगा तो उसको एक कानून का जो है उसको बेस मिलेगा, कानून का उसको संरक्षण मिलेगा और लोगों को ठीक तरह से रिजर्वेशन का उसका इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। और मेरा छठवां सुझाव है कि न्याय व्यवस्था में आरक्षण की तरतूद होने की आवश्यकता है। अब इस बात पे सोचना पड़ेगा कि अभी तक हम लोग जुडिशरी को इंडिपेंडेंट रखते थे, ठीक है, जिस वक्त हम लोगों ने रिजर्वेशन नहीं मांगा जुडिशरी में, क्योंकि लोग हमारे तैयार नहीं थे, जुडिशरी में आने के लिए कैपेबल लोग नहीं थे। लेकिन आज हाई कोर्ट में डिस्ट्रिक्ट जज बोलो या हाई कोर्ट बोलो या सुप्रीम कोर्ट में, आज पूरे देश में शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लोग जो है वो उस पद पर बैठने के लिए शिक्षा के दृष्टिकोण से और सभी दृष्टिकोण से वो कैपेबल हो गए। तो अगर कैपेबल लोग आज तुम्हारे पास में अवेलेबल है तो न्याय व्यवस्था में भी रिजर्वेशन का जो प्रिंसिपल है वो लागू करना चाहिए और उसके लिए संविधान में जो कुछ अमेंडमेंट करने की बात अगर होगी तो उसमें संशोधन करना चाहिए। और सातवां मेरा मुद्दा है कि जो प्राइवेट सेक्टर है, ये प्राइवेट सेक्टर में भी रिजर्वेशन लागू करना चाहिए। ये मेरे 7 सुझाव है। इस सुझाव को इस देश की व्यवस्था ने, इस देश की सरकार ने इस सुझाव के ऊपर गंभीरता से विचार करना चाहिए और जो आरक्षण के लिए लड़ने वाले जितने भी सामाजिक संगठन हैं या जितने भी संगठन हैं या जितने भी राजकीय संगठन हैं, और सब लोगों ने इस सुझाव के ऊपर मंथन करके एक अपनी ऐसी ताकत खड़ी करे कि ये ताकत के आधार पे जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है हमको एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन मिल जाए। क्योंकि राजकीय रिजर्वेशन मिलने से काम नहीं होगा, ये जब तक ये सामाजिक और ये आर्थिक जो रिजर्वेशन है, सर्विस के मैटर का रिजर्वेशन है, शिक्षा का रिजर्वेशन है, ये जब तक ठीक से मिलेगा नहीं और उसका ठीक से इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा तो मुझे ऐसा लगता है कि बाबा साहब अम्बेडकर जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोविज़न देके जो व्यवस्था में परिवर्तन लाना चाहते थे वो परिवर्तन नहीं होगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो लोगों के दिल में ही आरक्षण देने की बात नहीं है, उन लोगों के दिल में आरक्षण कैसे आएगा, उस दृष्टिकोण से हमें एक व्यापक स्तर से ये विचार करना पड़ेगा। और सभी सरकार के लोग, सभी लोग अपने पॉलिटिकल पार्टी अपने मैनिफेस्टो में लिखे रिजर्वेशन के बारे में कि हम लोग रिजर्वेशन देना चाहते हैं, हम दलितों को न्याय देना चाहते हैं, लेकिन जब सत्ता पे आ जाते हैं तो हम लोग देखते हैं कि धोरण उस तरह से तय नहीं करते। तो हमारा एक प्रेशर ग्रुप जो है, प्रेशर गट जो है इस देश में तैयार हो पॉलिटिकली, सोशली, और हम लोग ये रिजर्वेशन की पॉलिसी को ठीक से कैसे इम्प्लीमेंट करें, इस तरह से हम लोग दबाव तैयार करें, तभी बाबा साहब का रिजर्वेशन देने के बारे में जो सपना था वो पूरा कर पाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। यही शब्दों के साथ मैं मेरे इस वक्तव्य को यहीं पर विराम देना चाहूँगा। जय भीम।